घोसी का उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के अंदर घोसी का उपचुनाव बीजेपी के लिए सुनामी की तरह से आया और इस सुनामी में योगी आदित्यनाथ बह गए, इस सुनामी में राजभर बह गए, इस सुनामी में चौहान बह गए, इस सुनामी के अंदर निषाद बह गए और कुछ काम नहीं आया। और अब जो है एक तरफ ढोल बज रहे हैं, मिठाइयां बट रही है, पटाखे फूट रहे हैं, इंडिया के खेमे में इंडिया जीत गया ये लिखा जा रहा है पोस्टरों के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ अब ठीकरा फोड़ना शुरू हो गया है। संजय निषाद ने सबसे पहले ठीकरा फोड़ दिया है दारा सिंह चौहान के ऊपर। दारा सिंह चौहान को हार का जिम्मेदार बताया है। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर फोड़ा हार का ठीकरा। दारा सिंह चौहान खुद जो कि उम्मीदवार हैं, वो कोप भवन के अंदर चले गए हैं। दारा सिंह चौहान बात करने के लिए तैयार नहीं है और ये साहब ओम प्रकाश राजभर जो खूब बड़बोले बयान दे रहे थे, ये बड़बोले बयान वाले राजभर जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये फोन नहीं उठा रहे हैं, रिपोर्टर्स के फोन नहीं उठा रहे, इनको फोन किया जा रहा है तो ये फोन नहीं उठा रहे हैं, इनके बेटे को फोन कर रहे हैं तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं। पहले कहा कि लखनऊ में आएंगे, लखनऊ आकर के बात करेंगे, लेकिन लखनऊ में आकर भी बात नहीं की, केवल ईवीएम के ऊपर बोल करके निकल करके चले गए। तो अब जो है इस सुनामी के अंदर जो मुखोटा लगा लगा करके सब लोग घूम रहे थे, कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, ये सरकार वो सरकार, सब बह गया है और अब जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो ठीकरा फोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इस घोसी के उपचुनाव ने बीजेपी के पैर उखाड़ दिए हैं और बीजेपी के साथ चिपक करके सब लोग अपने आप को समझ रहे थे कि हम लोग जो है वो यहां पर सेफ रहेंगे, तो वो सब के सब अब डेंजर जोन में चले गए हैं और बीजेपी के साथ में अब रहने का मतलब ये होगा कि अपने आप को खतरे में डालना। सवाल अब यहां पर आ गया है और किस तरह से घोसी के उपचुनाव के बाद में तस्वीर बदल रही है, इस पर जरा बात करते हैं। ये संजय निषाद ने यहां पर कहा कि ये जो चुनाव हुआ है, ये उपचुनाव में चेहरा जो है वो प्रत्याशी होता है, प्रत्याशी के ऊपर उपचुनाव होता है, उपचुनाव के अंदर जो है वो हार की जिम्मेदारी और किसी की नहीं, दारा सिंह चौहान की है। इसके बाद में वो कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है उसमें पीएम चेहरा होते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है उसमें सीएम चेहरा होते हैं और उसके बाद में जब यहाँ पर उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में प्रत्याशी चेहरा होता है। मतलब गजब की बात है, जब योगी आदित्यनाथ आते थे यहाँ पर, जब 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री यहाँ पर आते थे, 60 से ज्यादा विधायक यहाँ पर आते थे, तो वो चेहरा नहीं थे, दारा सिंह चौहान ही चेहरा थे। लेकिन आज जब दारा सिंह चौहान जो है जब वो हार गए हैं, दारा सिंह चौहान, तो फिर अब उन्हीं को जो है वो सारी माला डाली जा रही है और दारा सिंह चौहान की अब हालत जो है वो बहुत खराब हो गई है। दारा सिंह चौहान एक तरफ मंत्री बनने का सपना देख रहे थे और मंत्री के बाद 2024 के चुनाव में लोकसभा के अंदर टिकट पाने का सपना देख रहे थे, सांसद बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई है कि वो लखनऊ जाएंगे तो उनको कोई दफ्तर में बैठा ले, ये हालत जो है वो बची भी है या नहीं बची है, अब चर्चा इस बात पर होने लगी है। अब इसके बाद में देखिए, समझिए कि ये जो चुनाव हुआ इसने किस तरह से जो है वो चीजों को बदला है, इस चीज को आप समझिए। घोसी के अंदर सपा की बड़ी जीत, सुधाकर ने 42,000 वोटों से दारा सिंह को हरा दिया। अखिलेश बोले कि जीते तो एक विधायक हैं पर हारे कई दिलों के भावी मंत्री हैं। तो ये हार जो है वो बड़ी हार है और ये हार बीजेपी को एक लंबे समय तक चुभेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बगावत किस तरह से किस दौर पर जाकर के रुकेगी, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पत्रकार दीपक शर्मा ने लिखा है कि सुना है बाबा के इशारे पर घोसी के ठाकुरों ने भी सुधाकर सिंह को वोट दे दिया। तो जिस बात को मैं बता रहा था कि चाहे भूमियार हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जो है वो दलित हो, मुस्लिम हो, हर किसी ने जो है वो वोट दिया है। यादवों ने वोट दिया है, यादवों में तो एक अलग और किस्सा था, वो आगे आपको बताता हूं। तो अब जो है वो ये भी कहा जा रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर भी जो है वो योगी आदित्यनाथ के कहने पर
वो उन्होंने जो है सुधाकर सिंह को वोट दे दिया हो और योगी आदित्यनाथ जो है उनके दिमाग में कहीं पर यह प्लान चल रहा हो कि पूर्वांचल के अंदर से ये सब की सफाई कर देते हैं। पूर्वांचल के अंदर जितने भी चेहरे बने हुए हैं, पूर्वांचल में जिस तरह से नाम लिया जाता है, आगे दिखाता हूं मैं आपको, पूर्वांचल में जिस तरह से संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, फिर ये अनुप्रिया पटेल, इन सबको जो है वो साफ करके फिर अपना बाबा का अकेला राज हो। क्या बगावत उस तरह से, उस ढंग से और वहां से हुई है? सवाल एक ये भी है। इसके बाद में एक सवाल ये भी है कि इस चुनाव के बाद में पर्दे के पीछे रह करके मायावती जिस तरह से इस चुनाव को देख रही थी, अब मायावती जी के पत्ते जो है वो किस तरफ खुलेंगे? मायावती जी इस चुनाव के बाद में किस तरफ आगे बढ़ेगी? साइलेंट रहेंगी मायावती जी, या खुल करके बोलेंगी मायावती जी, या मौके का इंतजार करेंगी जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो, जैसे ही आचार संहिता लगे और एजेंसियों का खौफ खत्म हो और उसके बाद में मायावती जी सामने आएंगी? सवाल यह भी है, क्योंकि इस चुनाव में हार और जीत का जो है वो अंतर या विश्लेषण केवल बीजेपी और सपा नहीं करेगी, मायावती जी भी करेंगी। और उसके साथ साथ इंडिया और एनडीए, वहां तक जो है इसका चुनाव का असर, इस चुनाव की धमक पहुंची है। अब इसके बाद में एक सबसे बड़ी चीज जो पिछली खबर में मैंने आपको दिखाई, जब शिवपाल यादव ने ट्वीट किया तो ट्वीट करके लिखा था कि अखिलेश जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अब बाकायदा एक वीडियो आई है, एएनआई को बयान दिया है और एएनआई को बयान के अंदर जो है उन्होंने अपने मुंह से जिंदाबाद अखिलेश का नारा लगाया है। तो शिवपाल सिंह यादव का ये जिंदाबाद का नारा लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिवपाल जिस तरह से बीच में एक लंबा वक्त चला और शिवपाल सिंह यादव जिस तरह से अलग थलग रहे, तो वो सारी चीजें, और अपने मुंह से बोलना एक अलग बात होती है, ट्विटर पर ट्वीट कर देना, फोटो लगा देना एक अलग बात होती है, लेकिन बयान देना सामने आकर के वो अपने आप में बहुत अलग बात होती है। और चुनाव के बाद में नेताओं के, लोगों के भाव चढ़ जाते हैं, उल्टा लोग जो है श्रेय लेने की कोशिश करते हैं और लोग सोचते हैं कि हमको अब कोई आकर के क्रेडिट दे कि आपकी वजह से हुआ, आपको धन्यवाद बोला जाए। लेकिन यहां पर शिवपाल सिंह यादव जो है वो उल्टा अखिलेश यादव को जो है वो अब आगे कर रहे हैं और उनके जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो बहुत कुछ जो है वो यहां से भी तस्वीर साफ होती है। इसके बाद में ये सारे जो छत्रप हैं, इनका क्या होगा? और जिनके भरोसे पर पूर्वांचल के अंदर बीजेपी 10 सीटों के आसपास का जो गठजोड़ देखती है, उसका क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, और ओम प्रकाश राजभर की तो अब मैं बात बताता हूं आपको, इनके तो बयान एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं आप कितने सुन लीजिए। और लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर, उनकी अब जुबान पर कैंची जरूर चलेगी, उनकी जुबान जरूर बंद की जाएगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये बात अब जो है वो कही जा रही है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया कि यादवों को बुद्धि 12 बजे के बाद आती है, तो यह बयान दिया गया कि यादवों को बुद्धि 12 बजे के बाद आती है। वो बयान जो है ओम प्रकाश राजभर को अब पता चल गया होगा, और ओम प्रकाश राजभर जो है वह फोन नहीं उठा रहे हैं, अब बात नहीं कर रहे हैं, अब नहीं बता रहे कितने बजे फोन उठाएंगे और कितने बजे जो है बात करेंगे। तो अब बात नहीं कर रहे हैं ये ओम प्रकाश राजभर। और इसके साथ साथ जो है अब इन लोगों का क्या होगा? बीजेपी इन लोगों के भरोसे पर, इन लोगों के कंधे पर चढ़ करके पूर्वांचल के अंदर जो है वो अपनी स्थिति को देखती थी, और यही लोग जो है वो बीजेपी को चढ़ा करके बताते थे कि हम तो ये कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान है, आपको मालूम है? ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार अखिलेश यादव को सफाई भेज देंगे। ओम प्रकाश राजभर इस बार अखिलेश यादव को सफाई भेज देंगे। तो ये सारे बयान जो है वो ओम प्रकाश राजभर के तो बयानों का एक पूरा एक गट्ठा जो है वो बनाया जा सकता है, और इनका तो कायदे से जो है वो अब बीजेपी हिसाब लेगी। समाजवादी पार्टी तो अब क्या करेगी? समाजवादी पार्टी ने तो उल्टा, समाजवादी पार्टी के नेता साजन सिंह कह रहे हैं कि अच्छा हुआ बीजेपी ने राजभर को ले लिया और राजभर को अपने पास ही रखे बीजेपी। ये हालत हो गई है साहब। एक तरफ बीजेपी जो बता रही थी 38 दलों का गठबंधन है, ये है, वो है, फला है, ढमका है, अब उसमें स्थिति क्या हो गई है? अब ये हो गई है कि अब पनौती के तौर पर जो है ये साबित हो रहे हैं कि एक दूसरे नेता के तौर पर जो है ये आरोप लग रहे हैं। आगे देखिए, एक चीज इस चुनाव से ये साफ हो गई कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, और जो खबर मैंने आपको दिखाई भी वोटिंग वाले दिन कि कैसे जो है वो सीओ के ऊपर, विनीत सिंह
सीओ के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए गए कि सीओ जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं, सीओ वोट नहीं डालने दे रहे हैं, जो ये सारे आरोप लगाए गए, तो और जिस तरह से ये देखिए, अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे जो है वो मुस्लिम युवकों की जो है वो यहां पर 4-4, 5-5 पुलिस वाले चौतरफा उनको घेर करके यहां पर चेकिंग कर रहे हैं, जैसे कि वो वोट डालने के लिए नहीं जा रहा हो, बल्कि पीएमओ के अंदर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जा रहा हो। इतनी चेकिंग जो की जा रही, 4-4, 5-5 पुलिस वाले घेर करके आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से सब कुछ चेक कर रहे हैं। तो ये जितना जो है वो लोगों को वहां पर जिस तरह से माहौल बनाया गया, उसका फायदा हुआ उल्टा, उसका फायदा हुआ है उल्टा। और लोगों को लगा कि अब ये चुनाव भी नहीं होगा तो फिर चुनाव फिर कब होगा, और इस चुनाव में भी अगर नहीं निकले तो फिर कब निकलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों ने धीरे धीरे करके जो है पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस अब कह रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनकी तरफ से बयान आया और वो कह रहे हैं कि भूमिहार जो है वो अब इंडिया के साथ है। तो अब कांग्रेस और इंडिया वो केवल ये नहीं है कि पीडीए के सहारे, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए जो है वो पीडीए की वजह से हम लोग जीते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसकी वजह से हम लोग जीते हैं, वो गठजोड़ हमारा सक्सेसफुल रहा। उसके साथ साथ जो है वो अब इंडिया जो है वो अपना दावा करने लगा है, जो वोट बैंक बीजेपी का माना जाता रहा है, जो जातियां बीजेपी की तरफ जो है वोट बैंक के लिए तौर पर जो है जानी जाती रही है, वहां पर भी इंडिया अब दावा करने लगा है, वहां से भी इंडिया जो है वो अब वोट निकाल रहा है। यह बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है। अब चल के मैं आपको दिखाता हूं कि यह चुनाव, घोसी का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और इस चुनाव में जो है वो किस तरह से जो है चीजें बदली हैं, और कितना जो है इस चुनाव के बाद में आगे चीजों की बदलने की संभावना है। इस चीज को आप देखिए, 2000 ये पिछले 4 चुनाव के आंकड़े हैं। 2022 का अभी जो आखिरी चुनाव हुआ उसमें दारा सिंह चौहान जीते थे, 1,08,000 वोट जो है उनको मिले थे। विजय राजभर भाजपा से जो है वो 86,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वसीम इकबाल बसपा से वो तीसरे नंबर पर रहे। तो ये बीएसपी को लिए भी जो है ये बड़ी चुनौती की बात रहेगी कि बीएसपी इसको किस तरह से देखती है, क्योंकि 54,000 उनका वोट, अगर बीएसपी आज यहां पर खड़ी होती तो 54,000 क्या, मुझे लगता है कि मुश्किल से बीएसपी के पास में जो है वो 10, 12, 15,000 वोट होते, अगर बीएसपी यहां पर आज खड़ी होती। और बीएसपी अगर यहां पर नहीं खड़ी है और मायावती जी जो है वो अगर खुल करके बोल देती, तो मुझे लगता है कि ये जो 54,000 वोट हैं, ये ना केवल बल्कि बीएसपी की तरफ से और जो है 5-10 हजार लोग और निकल करके वो भी वोट करते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस तरफ तो जा नहीं सकते हैं लेकिन वोट भी नहीं करेंगे, फिर वो कि उधर हम वोट देने जाएंगे नहीं, उधर हम डाल नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसा करते हैं, इधर इसको देना नहीं है तो हम घर पर बैठ जाते, वो घर पर ही बैठ जाते, वोटर निकलता नहीं है, ये भी होता है। 2019 में अगर आप देखेंगे उपचुनाव हुआ था, विजय राजभर बीजेपी की तरफ से जो है वो जीते थे, मार्जिन बहुत कम रहा था, 68,000 वोटों से वो जीते थे। सुधाकर सिंह, यही सुधाकर सिंह जो आज जो है वो 1 लाख से ज्यादा वोट जिनको मिल रहे हैं, ये उस वक्त में सेकंड नंबर पर रहे 66,000 वोटों के साथ में। और अब्दुल अंसारी जो है बसपा से, वो तीसरे नंबर पर रहे 50,000 वोटों के साथ में। और उसके साथ साथ देखेंगे 2017 का विधानसभा चुनाव, तो फागू चौहान भाजपा से विजयी रहे थे 68,000 वोटों से। अब अब्बास अंसारी बसपा से सेकंड नंबर पर रहे, और सुधाकर सिंह, यही सुधाकर, वो तीसरे नंबर पर रहे। और उसके बाद में 2012 का अगर आप देखेंगे तो सुधाकर सिंह यहां से जीते थे 73,000 वोटों से। फागू चौहान जो है वो बसपा से सेकंड नंबर पर रहे, मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल से वो तीसरे नंबर पर रहे। तो ये पिछले 4 चुनावों का जो है घोसी का घमासान आपके सामने है। और ये घोसी का घमासान जो है वो हर बार पूर्वांचल के अंदर हलचल जरूर पैदा करता है। पूर्वांचल का खास तौर पर, इंडिया का खास तौर पर, और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो किस तरह से रहेंगे। एक तरह से बीजेपी आज खुश भी हो सकती है और नाराज भी हो सकती है। खुश इस बात से हो सकती है कि उनको अब जो है ये किसी के साथ में, ये जो राजभर हैं, चौहान हैं, अपना दल है, निषाद है, इनके साथ बातचीत करने की अब जरूरत नहीं है। मतलब अब इनको दया दृष्टि के तौर पर 1 सीट दे दो, 2 सीट दे दो, ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, क्योंकि एक उपचुनाव जो ये सब मिलकर के नहीं निकाल पाए। और 30 यहां पर 84 मंत्री और विधायक लगे थे,
खुद योगी आदित्यनाथ लगे, दोनों डिप्टी सीएम लगे, उस सब के बावजूद यहां पर बीजेपी हार गई। तो बीजेपी के लिए चिंता की घंटी जरूर बज रही है। लखनऊ में आज इस बात की जरूर जो है वो चिंता जरूर जताई जा रही होगी। योगी आदित्यनाथ जो इस बात में जरूर सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हार बड़ी करारी है। हार हो जाती अगर 10-5 हजार से 20 हजार से अगर हार हो जाती तो उतनी उसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन 40-50 हजार वोटों से हार हो जाए तो उसकी फिर चर्चा होती। तो बहरहाल घोसी के घमासान से निकली बगावत की ये कमान वो कहां तक जाकर के रुकेगी, बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि इसने ठहरे हुए पानी के अंदर हलचल पैदा कर दी है और अब ये पानी बदलेगा या ये पानी जो है वो अब यहीं पर इसी तरह से रहेगा। वैसे ठहरे हुए पानी में बदबू आने लग जाती है, पानी लोग बदल देते हैं। तो बहुत कुछ जो है वो अभी इस चुनाव के बाद में समीकरण जो है वो बताएंगे। इंडिया किस तरह से रुख अपनाएगा, एनडीए किस तरह से रुख अपनाएगा, अखिलेश यादव अब कितने जो है वो जमीन पर काम करेंगे, इस चुनाव के बाद हवा में उछल करके हवा में ही रहेंगे, बहुत कुछ जो है वो तय होता है। आप बताइए आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।